राम राम साथियों। अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास 3 है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आप इसमें नए हैं तो आपके लिए जो हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं शुरुआत में कि हमारा कोर्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। चाहे आप हिंदी माध्यम के छात्र हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको दोनों लैंग्वेज में समझाया जाएगा। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम से है या नया है, अभी 12th पास है, बिगनर है, तो अच्छे से समझ आएगा। तो आप चिंता ना करें। और क्लास नोट्स की जैसे हम पिछली क्लास में बताए थे कि क्लास नोट्स आपको बनाने हैं। बनाने में देखो, बनाने से क्या फ़ायदा है कि हम पीडीएफ कलेक्ट कर लेते हैं, फ़ोन की मेमोरी भर लेते हैं और जब फ़ोन हैंग होने लगता है तो उसको डिलीट कर देते हैं। अक्सर यही होता है, मेरे साथ भी यही होता था। तो मुझे यकीन है आपके साथ भी यही होता होगा। पीडीएफ कलेक्ट करने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, जिससे आपको रिटेन करने में भी दिक्कत ना हो। जब भी रिवीजन हो तो आसानी से आप रिवीजन कर पाएँ। और क्लास नोट्स बनाने का फ़ायदा एक और ये भी है कि जब अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम में पेन पेपर पे ही काम करना है, तो क्यों ना अभी से उस पर प्रैक्टिस की जाए। क्योंकि वर्चुअल नोट्स हम कलेक्ट कर लेते हैं और पढ़ नहीं पाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, बाकी आपकी मर्ज़ी। और कोर्स अपना जो है एसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, बैंक, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम, जिन भी एग्ज़ाम से मैथ्स पूछा जाता है सबके लिए अपना कोर्स बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक है। तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें, सबके लिए अपना है। हमने पिछली क्लास में देख लिया था। पिछली क्लास में हमने क्या क्या देख लिए हैं। हमने ट्री मेथड देख लिए थे, इफेक्टिव मेथड देख लिया था, इफेक्टिव रेट कैसे निकाला जाता है वो सब देख लिया था हमने। फ्रैक्शन भी देख लिया था, फ्रैक्शन वैल्यू पे कैसे काम करते हैं। और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन पे हम कैसे अप्रोच करते हैं, 2 साल का ट्री, 3 साल का ट्री, ये सब हमने देख लिया था। तो अभी ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम रेशो पे भी काम कर रहे थे ना। तो रेशो अभी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो जैसे हम क्या करते हैं कि हमारा जो सी आई का फॉर्मूला होता है ना, सी आई फॉर्मूला, उसी से हम रेशो बनाते हैं। लेकिन कैसे बनता है वो समझ लीजिए थोड़ा। हम लिखते हैं कि ए, यानी कि ए फॉर अपना अमाउंट होता है, बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100। और इसकी पावर हम एन लगाते हैं। एन मतलब कि ये टाइम। अगर 2 साल होगा तो 2 लगाते हैं, 3 साल होगा तो 3 लगाते हैं। तो इस पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस पी को इधर ले आता हूँ तो ये अमाउंट के बटे में आ जाएगा। जब ये अमाउंट के बटे में आ जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब 2 साल के लिए अगर हम रेशो बना रहे हैं तो 2 साल के लिए और 3 साल के लिए साथ साथ देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा क्लियर रहे। टाइम अपने पास 2 साल है और रेट परसेंट जैसे मैंने बोला आपको, रेट परसेंट ले लीजिए आप 5%। दोनों तरफ सेम ले लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बराबर पी, ए अपॉन पी बराबर 1 प्लस, अब ये चूंकि क्या है 5/100 लिखेंगे तो ये अपना फ्रैक्शन आ जाएगा 1/20। और टाइम कितना ले रहे हैं हम, 2 साल। ऐसे ही इधर भी 5% का फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/20। तो ये हो जाएगा अपना A/P बराबर 1 प्लस 1/20 क्यूब। अब देखिए, ये अपना अमाउंट है और ये अपना प्रिंसिपल है। यहाँ से जब सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपना एलसीएम आ जाएगा 20 और इधर जाएगा तो 20 प्लस 1 21। इतना तो आपको बेसिक आता ही होगा, एलसीएम वगैरह कैसे लिया जाता है, इसका स्क्वायर। और ये ए अपॉन पी अपना बटे में आ जाएगा 20 और 1 20 बटे का क्यूब।
अब देखिए यहाँ से हम क्या समझना चाह रहे हैं कि जो हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो है वो 2 साल के लिए क्या है और 3 साल के लिए क्या है। क्या समझना चाह रहे हैं कि जब आगे से हम रेशियो लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे 5% रेट है तो हमने लिखा 1/20, और जब 2 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम इसका अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो डायरेक्ट कैसे लिख लेते हैं 20, और इसको करते हैं +1 स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, यही लिखते हैं। ऐसे ही जब हम 3 साल का लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 20 21 का क्यूब, ये कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे ही सेम 5% का फ्रैक्शन 1/20 लिया, बेस वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू मानते हैं और प्लस करके जो वैल्यू आता है अपने पास उसको उल्टा लिख दिया ना मैंने, सॉरी, प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल का 20 था और ये अपना अमाउंट का 21। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं 20 और प्लस करके 21 का क्यूब। तो आगे से हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। इतना ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब ये हमारा रेशियो आता है बेसिक फॉर्मूले से निकल कर ही आता है, तो हम क्या है ऐसे नहीं कि हमने ऐसा ये कोई ट्रिक बना लिया या ऐसे मान लिया, ये हमारा हमारा जो है पूरा इसी से निकल के आया है। तो हम आगे से क्या करेंगे कि इतना कैलकुलेशन ना करके हमने जब रेट मिलेगा तो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिख के और 2 साल के लिए हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं और 3 साल के लिए क्यूब ले लेते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा आपको मैं बताना चाह रहा था, अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो। हालांकि पिछली क्लास में भी हमने देखा था। कलर ठीक है ना, रेड कलर, या चेंज किया जाए, ब्लू अच्छा लगता है क्या, ब्लू ही ले लेते हैं चलो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए कि क्वेश्चन है हमारा, टाइम दिया है 3 ईयर और रेट दिया है 16/3% और प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस बोले तो CI और SI का डिफरेंस, ये ले लीजिए 380। ठीक है, तो अभी देखा फ्रैक्शन वैल्यू पे, देखा था ना एक मेथड कि फ्रैक्शन वैल्यू पे कैसे काम करते, तो अभी यहाँ हम उसी पे चलते हैं। हमें दिया है 16/3%, अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा 1/6। अब चूंकि हम 3 साल पे काम कर रहे हैं तो अमाउंट अपना और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा, अभी देखा है अपन ने, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 + 1 किया 7 इसका क्यूब। ठीक है, यही होगा। यहाँ से प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा अपने पास 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। ठीक, यहाँ से हमने ये क्यों देखा, हमने ये इसलिए देखा क्योंकि एक चीज मैंने बताई थी आपको कि जब 3 साल का हम DP मेथड जो देखा था ना, DP मेथड, तो उससे जो डिफरेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, याद है या नहीं। हमने देखा था कि हम बेस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 प्लस करते हैं ऊपर वाली वैल्यू और इनटू में करते हैं ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर। अगर हम इसको फॉर्मेट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि 3 × डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर समझते ना हिंदी में, अंश और हर बोला जाता है ना इसको, 3 × डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर के स्क्वायर से। ठीक है, ये याद रखने के लिए। हालांकि हमें काम कैसे करना है, काम ऐसे करना है कि 16/3% दिया हुआ है, 1/6 होता है, तो हमने क्या किया डिफरेंस के लिए 6 को बेस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली वैल्यू को प्लस किया और ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो निकल के आता है हमारे पास, ये होता है अपना CI/SI का डिफरेंस।
3 साल के लिए। 2 साल के लिए तो हमने देख लिया था, डायरेक्ट होता है जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 3 18 और 1 19। 19 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 380। तो हम 19 का वैल्यू ले लेते हैं 380। कितने टाइम है 20 टाइम। अब अगर इसका डिफरेंस 20 टाइम है तो हमारा प्रिंसिपल जो होगा वो भी 20 टाइम हो जाएगा, अमाउंट जो होगा वो भी 20 टाइम हो जाएगा। कहने का मतलब हर वो चीज़ 20 टाइम हो जाएगी जो हमें फाइंड करना है, चाहे वो CI हो, SI हो, प्रिंसिपल हो, अमाउंट हो, सब कुछ। क्योंकि हम रेशो में जब काम करते हैं तो सारी चीज़ें सेम फैक्टर में चलती हैं। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 216 इंटू 20, और अमाउंट कितना हो जाएगा 343 इंटू 20। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 0 6 दूनी 12 3 4 3 2 0। और अमाउंट कितना हो जाएगा अपना 0 6 8 और 6। हमें क्या प्रिंसिपल फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टाइम ले लीजिए 3 ईयर और रेट अपना 5%। अभी हमें इसमें दिया है CI कितना दिया है 12,610। हमें बताना है प्रिंसिपल। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, फिर से देख रहे हैं कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/20। अब हम पूरा बेसिक से नहीं जाएंगे, अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे कैलकुलेशन शॉर्ट करते जाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं 1/20 है तो 1/20 का हम कैसे लेते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 20 का क्यूब और +1 करके 21 का क्यूब। ठीक है, तो ये अपना प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास 20 का क्यूब ये होता है, और 21 का क्यूब कितना होता है 9 2 6। देखो स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल्स, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये आपको डेली करना है। कम से कम 10 मिनट के लिए आप डेली कैलकुलेशन करिए। उसमें आप लगभग 20 से 30 तक स्क्वायर लिखिए, 20 से 30 तक क्यूब लिखिए, और 5-10 मिनट तक आप कुछ भी रैंडम वैल्यू का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करिए। इससे क्या आपकी स्पीड बढ़ेगी और कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। हमें क्या CI दिया है, तो CI कितना है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस ही CI हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास ब्याज होगा, और ब्याज कौन सा होगा, चक्रवृद्धि लगा रहे हैं तो चक्रवृद्धि होगा। 9261 से 8000 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1261। 1261 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1261 की ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 12610, यानी कि 12610, जो कि कितने गुना है 10 गुना। तो हमारा प्रिंसिपल भी कितने गुना हो जाएगा 10 गुना। देखिए ये 8000 9261 आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशो है। हमने अभी रेट परसेंट से लिया था ये रेशो, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, चाहे वैल्यू बड़ी हो छोटी हो, हमें उस पर नहीं जाना, हमें ये देखना है कि हमने ये रेशो लिया था, तो ये एक्चुअल आंसर नहीं होगा। हमारा एक्चुअल आंसर जो रियल वैल्यू से कंपैरिजन कराने के बाद आएगा वही रियल आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देख लें इसी पे। देखो एक चीज और देखिए आपकी, जैसे अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि टाइम हमने 3 साल ले लिया, रेट परसेंट भी हमने ले लिया 15%, और पहले आप एक चीज समझिए कि अभी तक जैसे हमने 5% लिया तो हमें फ्रैक्शन क्या मिला 1/20। हमने 4% लिया 1/25। हमने 10% लिया 1/10। तो इन चीज़ों में इन तीनों फ्रिक्शन में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इन तीनों के ऊपर जो है ये अंश जो है इनका सब में 1 1 1 है। लेकिन अभी जब हम 15% लेते हैं तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिलती है 15/100, यानी कि
3/20। अब आप बोलोगे कि अभी तक तो हमने क्या किया, अभी तक हमने जितने भी फ्रैक्शन लिए उन सब में ऊपर वाली वैल्यू 1 थी, तो हमें जब फ्रैक्शन वैल्यू पे कैलकुलेशन कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अभी ऊपर क्या आ गया 3, तो इसके लिए जब डीपी मेथड हम लगाते हैं, डीपी मेथड मतलब अपना वही फ्रैक्शन वैल्यू वाला मेथड जिसमें हम डिफरेंस प्रिंसिपल पे कैलकुलेशन करते हैं, तो ये जब मेथड हम लगाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं अभी तक तो कि 3 साल का डिफरेंस निकालने के लिए बेस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्लस में ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर रहे थे जो कि हर जगह 1 था, और उसी में 1 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि कोई इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था कि इसका मल्टीप्लाई करें या ना करें, कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में ये जो वैल्यू होती है उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही आती है। अभी लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास न्यूमरेटर में 3 है, तो इसके लिए जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि जब हम डिफरेंस देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को बेस वैल्यू जो है डिनोमिनेटर पूरा ही लिख लीजिए ताकि आपको बाद में भी समझ आए, अच्छे से क्लियर हो। डिनोमिनेटर वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस न्यूमरेटर को प्लस करने के बाद न्यूमरेटर वैल्यू के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या हमारा थोड़ा डाटा चेंज होगा, कैसे होगा कि अभी इसमें हमारा न्यूमरेटर जो 3 है, तो 3 के स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले हम इतनी वैल्यू ही आती थी तो उस पर इजीली कैलकुलेशन कर लेते थे, अभी वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे कि हमने 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसमें 3 को प्लस किया और मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये 60 और 63 इंटू 3 का स्क्वायर 9, यानी कुल मिला के हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 63 इंटू 9, 7, 9 3 27, 7 और 54, 56। ठीक है, तो अभी आगे से हमारा जो 3 साल में डिफरेंस जो हम निकालते हैं CI और SI का, अगर हमारे कोई पास ऐसी फ्रैक्शन आ जाए जिसमें न्यूमरेटर में भी वैल्यू हो, बड़ी वैल्यू हो, और डिनोमिनेटर में तो है ही, तो उस समय अपन ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद करना है, इसको मेंशन कर लीजिए कहीं भी, जब भी आप नोट्स बनाए तो इसको हाईलाइट करके लिखिएगा। और एक चीज़, जैसे हम ये चीज़ भी आप नोट्स बनाए तो उसमें मेंशन करने के लिए ठीक रहेगा। जैसे हम क्या देख रहे थे कि 2 साल के लिए जब इफेक्टिव देखा था ना हमने, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, और 3 साल के लिए देखा था a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 10,000। तो देखिए अभी क्या है, थोड़ा सा आपको कि ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे ए और बी दो वैल्यू है हमारे पास, तो रेट एक ही है, तो एक और रेट कहाँ से लाएं या एक और रेट क्या होगा। हालांकि ये दोनों सेम ही, अगर रेट एक ही दिया है तो ए और बी एक ही चीज़ होगा, सेम ही होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको क्या करते हैं, आर से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आर से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको लिखते हैं आर, ए को भी आर लिखते हैं, बी को भी आर लिखते हैं, रेट परसेंट जो कि हम इसमें ए और बी की वैल्यू रखते हैं, आर को ही रखते हैं, प्लस ये हो जाएगा आर इंटू आर, आर का स्क्वायर अपॉन 100, ऐसे ही होगा, 20% होगा हमारा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये 2R प्लस आर स्क्वायर बाई 100%, ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं ना, ए बी सी तीनों को आर 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 कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 3R, ये हो जाएगा कितना, आर और आर, आर का स्क्वायर 3R का स्क्वायर अपॉन 100, और ये हो जाएगा अपना आर का क्यूब बटेगा 10,000।
1000, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। और इजीली कैलकुलेशन बता देता हूँ थोड़ा सा, कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि हमें रेट दिया है 5%। तो कैसे करेंगे, ऐसे कर लीजिए, आपके 2 साल के लिए हम जा रहे हैं। पहले साल 5% लगेगा और फिर दूसरे साल 5% लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 2R मतलब 5 5 10, और प्लस में क्या कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर 5 5 25/100, और इसका परसेंट बता रहे हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, 10, प्लस में हमारे पास वैल्यू इसको काटने के बाद आती है 0.25। 0.25 कैसे आएगी कि ये 1/4 होगा, फिर 4 से हम काटेंगे तो प्लस करने के बाद 10.25। अभी आगे से क्या करना है, आगे से हमें ये भी नहीं करना है, आगे से हम क्या करेंगे, एक बार दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि रेट परसेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 2R पॉइंट लगाएंगे और R स्क्वायर, बस इतना सा करेंगे। ये हमारे 2 साल का इफेक्टिव रेट निकल जाएगा। ऐसे ही हम 3 साल में क्या करेंगे कि रेट परसेंट हमने 5 ले लिया ना, तो जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, 5% पहले साल जाएगा, फिर 5% दूसरे साल जाएगा, फिर 5% तीसरे साल जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना पहले 15%, फिर प्लस में आ जाएगा 3 इंटू आर, यानी आर का स्क्वायर, तो 75/100, पहले परसेंट हटा दीजिए क्योंकि परसेंट अपन ओवरऑल लगाते थे। फिर जाएगा अपना आर का क्यूब, यानी कि 125/1000, और इसका परसेंट। तो इसको भी हम आगे से कैसे लिखेंगे, इसको आगे से ऐसे लिखेंगे कि पहले हमने मल्टीप्लाई किया 3R, पॉइंट लगाया, फिर हम लिखेंगे 3R का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, और फिर हम लिखेंगे R का क्यूब। अब यहाँ क्या थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, दिक्कत ये होगी कि जब कैलकुलेशन करने जाएंगे तो क्या होगा कि ये तो 15 आ गया, ठीक है, पॉइंट के बाद हमें मिला 75, और फिर पॉइंट के बाद हमें मिला R का क्यूब 125। तो अब क्या इनको ऐसे ही लिख दिया जाए सीधा सीधा, क्या यही इफेक्टिव रेट होगा? 2 पॉइंट हो सकता है क्या किसी नंबर में? नहीं हो सकता। तो क्या करना है, हमें इनको ऐड करना। ऐड कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को पहले ऐड कर लीजिए और फिर पहले वाली में। तो 15 यानी 15 पॉइंट, ये जो 1 है, अभी इधर 25 और ये 75, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, आगे। आगे कैसे चला जाएगा कि इधर पॉइंट के बाद बराबर वैल्यू होनी चाहिए तभी ऐड होगी, ऐसे करके। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, इधर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है ना, हाँ, तो 0 भी लगेगा सोच। तो इसको क्या है, जो थर्ड वैल्यू है इसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए आप इधर, यानी ये हो जाएगा अपने पास 7 6, और ये 1 तो इधर चला गया, ये हो जाएगा 2 और 5, 15.7625। कैसे, जब ऐड कर रहे हैं हम तो जो थर्ड वैल्यू है हमारा उसको हम इधर कैरी कर देंगे सेकंड में, यानी कि इस 1 को इधर फॉरवर्ड कर दिया मैंने 5 के पास, 5 और 1 ऐड होकर हो गया अपना 6 7 2 5। ठीक है, अब मैनुअली भी करेंगे, इससे भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी हम जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, लगभग जो 5-10 ऐसी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है, उनके हम 2 साल और 3 साल के लिए डायरेक्ट भी देख लेंगे कि क्या इनका रिजल्टेंट होता है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना डीपी मेथड और क्लियर हो जाएगा आपको कि जब न्यूमरेटर वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसको कैसे कैसे करते हैं। हमने
अभी देखा तो है ही ऊपर, बाकी इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। टाइम अपना 3 ईयर, डी अपना दिया 760, प्रिंसिपल ले लीजिए 8640। इसमें बताइए रेट परसेंट। अभी देखो अच्छा क्वेश्चन है जिसमें रेट निकालना हो, अभी तक हम रेट पे ही काम कर रहे तो रेट ही गायब हो गया। अब बताओ क्या करें। अभी आप बोलोगे कि आपने तो बताया था कि रेट परसेंट पे रिजल्टेंट से काम कर सकते हैं, ट्री मेथड से काम कर सकते हैं, या फ्रैक्शन वैल्यू से काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो रेट ही नहीं है। अब क्या करें। तो अभी आपको क्या करना है, अभी भी हम उसी ट्री मेथड से, उसी डीपी मेथड से दोनों से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमें डी और पी का रेशो मिलता है, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी कि वो रेशो है क्या। लेकिन इतना पता है कि ऊपर जो आता है वो डिफरेंस होता है और नीचे जो आता है वो प्रिंसिपल होता है। तो हम डिफरेंस और प्रिंसिपल का रेशो ले लें। डिफरेंस दिया है मुझे 760, प्रिंसिपल दिया है मुझे 8640। अगर मैं इसको रेशो काटता हूँ तो ये आ जाएगा, जीरो से तो जीरो चला जाएगा, इसको काट देते हैं 4 से तो ये चला जाएगा 19 टाइम, और ये चला जाएगा अपना 4 से 216। ठीक है। अभी देखो यहाँ क्या करते हैं हम, जब 3 साल के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनका क्यूब करते हैं, डी और पी का क्यूब करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 3 साल में जब रेशो निकालते हैं तो क्यूब करके निकालते हैं, 2 साल में निकालते हैं तो स्क्वायर करके निकालते हैं। हमने बेसिक फॉर्मूले से वो भी देख लिया था कि ऐसा क्यों करते हैं। जब टाइम हम 2 साल के लिए 2 रखते हैं पावर में और 3 साल के लिए 3 रखते हैं तो स्क्वायर और क्यूब होता है, वही स्क्वायर क्यूब हम यहाँ डायरेक्ट ले लेते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम डी और पी का क्यूब कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है 19/216, जो कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 6 का क्यूब, अगर ये 6 का क्यूब है तो डिफरेंस क्या होना चाहिए सी आई और एस आई का। अभी हमें देखो एग्जैक्ट रेट परसेंट का फ्रैक्शन नहीं पता है, लेकिन हम क्या है अप्रोच लगा रहे हैं कि ये हो सकता है। हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में न्यूमरेटर वैल्यू करते हैं और इनटू में न्यूमरेटर का स्क्वायर करते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है कितना 19 रेशो में। तो अगर मैं लेता हूँ 6 × 3 और मेरे पास न्यूमरेटर में 1 रहा अगर होगा तो क्या मुझे 19 मिलता है। जी बिल्कुल। आप बोलोगे कि 19 तो होता है, 19 हो रहा है, 6 × 3 = 18 + 1 × 1 19 हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे पास D/P ये रहा होगा, क्या रहा होगा 1/6। ठीक है। रेट परसेंट का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहा होगा मेरे पास 1/6। 1/6 मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 100% कर देंगे, तो रेट परसेंट आ जाएगा अपना 1/6। जैसे हमने पहली क्लास में डिस्कस कर ली थी, फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही कॉमन वैल्यू है 16 2/3%। आपको देखो ये जो जो मैंने पहली क्लास में बताई थी वो सारी फ्रैक्शन वैल्यू तो याद करना ही है, उसके अलावा भी अगर कोई सा क्वेश्चन में आती है तो उसे भी याद करना है। इससे क्या आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, आपको बार बार परसेंटेज टू फ्रैक्शन या कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन में क्या फ़ायदा होगा, जब आप मॉक वॉक लगाएंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी कर पाएंगे, टाइम टेकिंग नहीं होगा। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा आप बोर होगे, फिर ऐसा लगेगा कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो उसके लिए आपको पहले कैलकुलेशन पे कमांड करनी है, और कैलकुलेशन के लिए भी हम एक अलग से किसी दिन क्लास में डिस्कस कर लेंगे या अलग से बना देंगे एक वीडियो कि आपको क्या क्या करना है। ये और मैंने जो बताया वही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्क्वायर क्यूब टेबल्स और मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन यही आपको डेली 10-15 मिनट 20 मिनट जितना आप कर पाएँ, उससे क्या है धीरे 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 आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और इतना जल्दी आप कैलकुलेट करने लग जाओगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देख लें। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन अच्छा अभी हमने हाफ ईयरली और वो टर्म वो तो सब देखा नहीं ना, कि
हाफ ईयरली में कैसे कैलकुलेशन करेंगे रेट परसेंटेज, और टर्मिनल में कैसे करेंगे, 3 माही, 6 माही, 9 माही, वो सब तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। क्या करते हैं अपन कि जैसे हमें रेट परसेंट जो भी दिया है, रेट परसेंट दिया है 12%, ठीक है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो रेट परसेंट 12% दिया है, और वो क्वेश्चन में हमें ऐसे लिख के देता है कंपाउंडेड ईयरली। क्या लिख के देगा? कंपाउंडेड ईयरली। लेकिन ये तो हमें पता ही है कि हम अभी तक ये 1 साल पर ही कैलकुलेशन कर रहे थे, अभी हम महीनों पर तो आए नहीं, हाफ ईयरली पे तो आए नहीं। तो अभी जब आपको बोले कि हमें रेट परसेंट दिया है 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अब क्या करें? देखो क्या होता है कि ये जो 12% रेट दिया है हमें, ये कितने 1 साल के लिए दिया है, मतलब बोले तो 12 मंथ, ठीक है। और यहीं ये रेट दिया है 8%, 12% 6 मंथ के लिए, है ना। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो हमें क्या 1% 1 मंथ के लिए मिल रहा है क्या? तो अब बोलोगे समझ नहीं आया, ये क्या कर दिया। देखो 12% अगर 12 मंथ के लिए है, तो मैं 12 12 काट दिया तो मेरे पास क्या बचा? 1 1। कुछ नहीं, डिवाइड जब करते हैं तो 1 बचता है हमारे पास। 1 कैसे बचता है? क्योंकि वो 1 के मल्टीपल में। तो 1% की वैल्यू अगर 1 मंथ है, वैसे ही 12% की वैल्यू 12 मंथ। वैल्यू नहीं है एक्चुअल में, हम ये रेट और मंथ में कंपेयर करा रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगा। थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि हाफ ईयरली में आपको रेट हाफ कर देना है, टाइम डबल कर देना है, लेकिन पहले समझ लीजिए बेसिक क्या चीज़ है। बेसिक ऐसे ही है कि 12% अगर 12 मंथ का है तो 1% 1 मंथ का। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि अगर 8% हमारा 12% है 6 मंथ का, तो इसी 6 मंथ के लिए यहाँ से हमने 1% ये देखा, तो इसी 6 मंथ के लिए रेट कितना होना चाहिए? 6% होना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे कि हाँ ठीक है 6% हो गया, रेट हो गया, हमने मान लिया कि 6% हो गया 6 मंथ के लिए। लेकिन ये तो 6 मंथ के लिए हुआ ना, फिर हमें फिर से क्वेश्चन में जब कैलकुलेट करवाएगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 2 साल का इंटरेस्ट बताइए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 1 साल का बताइए, तो हम कैसे बताएंगे? हमें तो यहाँ 6 मंथ के लिए मिला है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये प्रिंसिपल है अपना, पहले हम जा रहे हैं ईयरली, तो हम डायरेक्ट 12% लिया और हमें ये अमाउंट मिल गया। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल। अभी हम जा रहे हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोले तो पहले 6 मंथ, फिर से 6 मंथ, यहां जाके हमारा कंप्लीट हुआ 1 साल। इस 1 साल को पूरा करने के लिए हमें 2 बार चलना पड़ा, 6 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए पहले चले और 6 मंथ के लिए बाद में चले। कहने का मतलब ये है कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड कर रहे हैं तो मैंने पहले 6 महीने के लिए ब्याज लगा दिया, फिर उसको यहाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दिया, फिर से उस पर 6 महीने के लिए ब्याज लगा दिया, तो यहाँ मुझे अमाउंट मिला। तो हमने क्या किया? पहले जब हम 1 साल के बाद इंटरेस्ट ऐड कर रहे थे, अभी 6 महीने के बाद ही ऐड कर दिया। तो जो हमें टाइम दिया था 1 साल, वो 2 साइकिल में कन्वर्ट हो गया। 6 6 महीने की 2 साइकिल में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हम डायरेक्टली बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि दर आदि समय दुगना, मतलब कि अगर हमें 1 साल दिया है तो 2 साल हो जाएगा, 6 महीना दिया है तो 1 साल हो जाएगा। तो जनरली याद करने के लिए ठीक है, पर थोड़ा ये बेसिक था, आपको समझने के लिए जरूरी था ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाफ ईयरली में हम रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को दुगना कर देते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि एक क्वेश्चन जब हम करेंगे कि रेट परसेंट हमें दिया है 12%, बोला गया है कंपाउंडेड
हाफ ईयरली टाइम दिया है 1 साल, प्रिंसिपल हमें दिया है 6000। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है CI 1 साल का। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हमने करना है R% को आधा, जो कि हो जाएगा 6%। टाइम ने हमें दुगना करना है, कितना हो जाएगा 1 साल से हो जाएगा 2 साल। प्रिंसिपल हमारे पास है 6000। 6000 पे हमें 6% से अब 2 साल का ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, या तो हम ट्री मेथड से निकालते हैं, इस पर 6% लगा दिए, या हम रिजल्टेंट मेथड अपना इफेक्टिव रेट मेथड जो है उससे निकाल सकते हैं। उससे हमने क्या किया था कि 12.36% हो जाएगा ये डायरेक्ट। अभी पहले ट्री देख लेते हैं, ट्री पे लगाते हैं तो 6% लगा दें। 6% बोले तो 3/50 या 6/100, जीरो से अपना जीरो चला जाएगा। और इसको ऐसा करिए, क्योंकि यहाँ 0 0 दिए ही है ना, 6/100 ही ले लीजिए डायरेक्ट। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, हो जाएगा 66360। ये भी हो जाएगा अपना 66360। और 360 पे फिर से जब आप लगाओगे 6/100, 1010 3.6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 का 6 कैरी किए थे 21.1। देखिए कुल मिला के हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो आ जाएगा 720 और प्लस का अपना 21.6614। क्या समझ आया यहाँ से? यहाँ से आपको ये समझना है कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हो तो हमें क्या करना है, टाइम को कर देना है दुगना और रेट को कर देना है आधा। ठीक है, ये ट्री मेथड से, और ये हमने रिजल्टेंट देखा था कैसे 2R यहाँ से भी आप डायरेक्ट 6000 पर 12.36% निकालेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये हमारा हो जाएगा CI। ठीक है।